फ्रेंड्स, आप लोगों ने कंपास को तो काम करते हुए देखा ही होगा। हम जो भी डायरेक्शन का पता लगाना चाहते हैं हमें ये तुरंत बता देता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता कैसे है। तो देखिए, इसका जवाब है मैग्नेटिज्म, खासकर कि जियो मैग्नेटिज्म। फ्रेंड्स, हमें पता है कि हर मैग्नेट अपने आसपास एक इनविजिबल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, और जब भी कोई ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो वो इस एरिया के अंदर आते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स को फॉलो करते हैं या फिर एक फोर्स को फील करते हैं। वो फोर्स पुल भी हो सकता है और पुश भी हो सकता है। तो साइंटिस्ट इस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड्स के नाम से जानते हैं, जिसे कि हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं कुछ इस डायग्राम में, जहां पर आपको एक बार मैग्नेट दिख रहा है और उसके आसपास लाइट पार्टिकल्स हैं हमारे मेटल्स के, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक शेप बना रहे हैं। ये शेप एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हाईलाइट कर रही है कि कैसी दिखती है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, हमारी जो अर्थ है उसके सबसे पास जो स्टार है वो कौन सा स्टार है? सन है। और सन में से भी हमें इस तरीके की फील्ड्स निकलती दिखाई देती हैं, या यूँ कह लीजिए कि पॉप आउट, यानी कि बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। यानी कि ये जो सन स्पॉट आपको दिख रहा है, सन स्पॉट क्या होता है? सन स्पॉट एक्चुअली एक डार्कर एरिया होता है बजाय के पूरे सन के, जिसके अंदर एक्चुअली अलग अलग मैग्नेटिक पोलैरिटी होती है, जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है बजाय के पूरे सन के। ठीक है। और सन स्पॉट के आसपास ये जो आप लोग लूप बनता हुआ देख रहे हैं, यही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ इस एक लूप के अंदर हमारा पूरा प्लैनेट अर्थ इजीली फिट हो जाए। लेकिन अब आप कहोगे कि ये सन की मैग्नेटिक फील्ड दिखाई क्यों देती है? क्योंकि नॉर्मल मैग्नेट्स की जितनी भी फील्ड्स होती हैं वो तो दिखाई नहीं देती। तो देखिए, इसका कारण है सन के अंदर बहुत सारी गैसेस का होना। जब ये गैसेस सुपर हॉट होती है, यानी कि बहुत गर्म होती हैं, तो ये इन लूप्स को फॉलो करने लगती हैं। और जब ये इसे फॉलो करती हैं तो इसे ये अपनी गर्मी की वजह से हाईलाइट करती है लाइट के तौर पे। ठीक है, इसलिए ये हमें दिखाई देती हैं। तो ये जो फील्ड्स मैग्नेट और सन क्रिएट करते हैं, वही फील्ड्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड्स प्लैनेट अर्थ भी क्रिएट करता है। बस फ़र्क इतना है कि ये फील्ड्स इनविजिबल होती हैं, और इन्हीं फील्ड्स को कंपास की नीडल फॉलो करती है, और जिससे हमें डायरेक्शन का पता चल जाता है। हालांकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स होती नॉर्मल मैग्नेट्स की तरह हैं, लेकिन ये बार मैग्नेट की तरह नहीं दिखती। मतलब इस तरीके का शेप शो नहीं करती है। ये अर्थ के शेप के हिसाब से स्फेरिकल बनती है, जिसका कि आप लोग डायग्राम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अब होता ये है कि ये सन की मैग्नेटिक फील्ड्स के बिल्कुल अपोजिट काम करती है। मतलब सन की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट काम करती है। ठीक है। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जब सन के ऊपर अप्लाई होने लगती है, तब सन के अंदर से निकलने वाली गैसेस, जिसे आप सोलर विंड के नाम से भी जानते हैं, अर्थ की फील्ड को पुश करती है और इस तरीके से एक टेल बना देती है। आप लोगों ने देखा होगा ये डायग्राम कि होता ये है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सन के सोलर विंड की वजह से इस तरीके से पीछे की तरफ चली जाती है, पुश होती चली जाती है, जैसा कि ये डायग्राम आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ये भी एक अच्छा कारण बन सकता है अर्थ और अदर प्लैनेट्स का अपने ऑर्बिट पर बने रहने का। हालांकि स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेटिव है, या फिर यूँ कह लीजिए द मोस्ट एप्लीकेबल फोर्स इन द स्पेस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन इसकी वजह से भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, और इसे आप यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस का नाम भी दे सकते हैं। मतलब दो ऐसे फंडामेंटल फोर्सेस, पहला तो है ग्रेविटेशनल और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो कि एक ही काम के लिए दोनों लगे हुए हैं, यानी कि अर्थ को अपनी ऑर्बिट पे बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। तो आप लोग कह सकते हैं दिस इज द यूनिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। तो इस तरीके से सन के सोलर विंड के बाद ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाता है। और इस डायग्राम जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से अलग अलग एरिया बता रखे हैं। जैसे कि ये जो एरिया है इसे आप मैग्नेटोस्फेयर कहेंगे। ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है, मतलब इसको अफेक्ट नहीं कर सकता, इस एरिया को अफेक्ट नहीं कर सकता। ये एक्चुअली हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। जैसे कि क्या होता है कि कई सारे स्टार्स, कई सारे प्लैनेट जैसे और सन भी अपने अंदर से कॉस्मिक पार्टिकल रेडिएशंस निकालते हैं, जो कि अर्थ के लिए बहुत नुकसानदायक हैं, और उससे अर्थ की प्रोटेक्शन ये एरिया करता है, मैग्नेटोस्फेयर करता है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटोपॉज। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक तरीके की बाउंड्री है मैग्नेटोस्फेयर और सोलर विंड के बीच में। यानी कि एक तरीके का सराउंडिंग है, एक तरीके का बैरियर है, एक तरीके का गेट है जो कि कॉस्मिक रेस को आने से रोकता है। राइट। तीसरा जो है बॉशॉक। बॉशॉक एक ऐसी चीज़ है जो कि ये जो मैग्नेटोपॉज है इसके भी आगे होती है। ये एक तरीके की शॉक वेव होती है। एक्चुअली सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई कॉस्मिक रेस, जब भी कोई रेडिएशन आती है तो वो क्या है, एक वेव तैयार कर लेती है इस गेट के बाहर। उसे आप बॉशॉक कहते हैं या फिर शॉक वेव कहते हैं। इससे जो भी पार्टिकल टकराएगा या जो भी ऑब्जेक्ट टकराएगा उसके अंदर चेंज आना बिल्कुल तय है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर बदल सकता है या फिर और भी कोई बड़ा चेंज आ सकता है। राइट। तो इसे आप बॉशॉक कहेंगे। उसी तरीके से कई सारे हमारे एरियाज होते हैं, कई सारी चीज़ें इन्होंने मार्क कर रखी हैं। तो यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं अर्थ के मैग्नेटिज्म पे।
देखिए, अब अगर आप चाहें तो अपने रिलायबल स्पेस यानी कि आपके क्लासरूम, होम या लेबोरेटरी में खुद भी मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट जैसे कि नेल यानी कि कील को आप लोग वायर में लपेट दीजिए और बैटरी से जोड़ दीजिए और इसमें से करंट जो है पास करवाइए। जब करंट नेल में से पास होगा तो नेल जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, क्योंकि हमें पता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। तो इसका मतलब जो मेरी नेल है, जो हमारी कील है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई है। तो ये जो हमारी अर्थ है ये भी ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट करती है, यानी कि हमारी अर्थ का जो कोर है वो भी एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब आप कहेंगे कि इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे कह सकते हैं? तो देखिए, अर्थ का जो सरफेस है यानी कि क्रस्ट होता है, वैसे तो वो सॉलिड होता है, लेकिन अर्थ का जो कोर है वो एक्चुअली पिघले हुए आयरन और निकल का मिक्सचर है। इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ का जो कोर है वो मेटेलिक है। अब मेटेलिक कोर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इस मेटल में करंट कहाँ से आए, मतलब इसे करंट कैसे दे सकते हैं, क्या तरीका है? अर्थिंग से? ये तो ज़्यादा ही कॉमन सेंस वाली बात हो गई। अर्थिंग से नहीं होता है। एक्चुअली होता ये है कि ये जो करंट है ये कॉन्वेक्शन से क्रिएट होता है। अब आप पूछेंगे कि कॉन्वेक्शन क्या होता है? देखिए, जो हीट होती है या फिर जो गर्म फ्लूइड होते हैं वो एक्चुअली ऊपर की तरफ आने की कोशिश करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि निकल और आयरन दोनों ही पिघले हुए हैं तो ये बहुत गर्म होंगे, इनके अंदर बहुत हीट होगी। ये हीट एक्चुअली क्या करती है, कोर से सरफेस और सरफेस से फिर ऊपर तक एटमॉस्फेयर तक जाती है, और ये जाते वक्त क्या करती है, करंट क्रिएट करती है। ये एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। आप लोगों ने हॉट गैस बैलून देखे होंगे। होता क्या है कि आप जब हॉट गैस एक बैलून में भरेंगे तो होगा क्या कि वो ऊपर जाएगा, क्योंकि जो हीट है वो हमेशा ऊपर जाना चाहती है, और जो कोल्ड चीज़ें हैं, मतलब जैसे ठंडी हवा है, सब कुछ ठंडा है, वो क्या नीचे आने की कोशिश करेगा, और जो गर्म चीज़ें हैं वो ऊपर जाने की कोशिश करेंगी, और इसी ट्रैवलिंग के अंदर जो है करंट क्रिएट होता है। अब देखिए, आप बोलेंगे कि ये ऊपर जाएगी कैसे? तो ये डिपेंड करता है आपके अर्थ के रिवोल्यूशन के ऊपर। जितना ज़्यादा वो रोटेशन करेगी, रिवोल्यूशन करेगी, जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा अर्थ के अंदर, उतनी ही ज़्यादा हीट जो है ट्रैवल कर पाएगी, और इस ट्रैवलिंग के अंदर उतना ही ज़्यादा करंट क्रिएट होगा। नतीजा ये होता है कि कभी कभी हमें हवा में और पानी में भी करंट देखने को मिलता है कई जगहों पे। आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगहों से गर्म पानी भाप निकलते हैं। कई ऐसे पहाड़ होते हैं, जैसे नदियाँ निकल रही होती है, वो गर्म पानी की नदियाँ होती हैं। तो हमारे जितने भी फिनोमिनाज होते हैं ये उसी हीट की वजह से होते हैं। हालांकि इसका एक एक्सपेरिमेंट हमें 1970 में भी देखने को मिला था, जो कि रशिया के एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, पेचेंस्की डिस्ट्रिक्ट, जहां पर सोवियत यूनियन ने एक बहुत गहरा बोरवेल खोदने की बात की थी, जिसे आप लोग कोला सुपरदीप बोर होल के नाम से भी जानते हैं, जो कि स्टार्ट हुआ था 24 मई 1970 को और ख़त्म हुआ था 1992 को। हालांकि 1984 और 1989 के अंदर से बीच बीच में रोका गया, क्योंकि इसके बहुत साइड इफेक्ट्स देखने को मिले थे। हुआ ये था कि उन्होंने इस 18-20 साल की जो ड्रिलिंग हुई थी उसमें तकरीबन 12.6 किलोमीटर यानी कि 12.6 किलोमीटर लंबा गड्ढा खोद दिया था। और मैं आपको बता दूं कि जो माउंट एवरेस्ट है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, वो तकरीबन 8.8 किलोमीटर है, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी ऑलमोस्ट 4000 मीटर ऊपर। इतना मतलब उन्होंने इतना गहरा गड्ढा खोद दिया। हालांकि उन्होंने एक एक्सपेक्टेड वैल्यू रखी थी कि इतना नीचे जो हमारी टेम्परेचर की वैल्यू है वो 100 डिग्री हो जाएगी, यानी कि 212 फ़ारेनहाइट। लेकिन हुआ ये कि इतना नीचे पहुंचने पर, 12 किलोमीटर पहुंचने पर, इसका जो टेम्परेचर था वो 180 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि 356 फ़ारेनहाइट। इतना टेम्परेचर कि उनकी मशीनों तक को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया, उनकी कुछ मशीनें तो गलने लग गई थी, राइट। तो फाइनली उन्हें उस चीज़ को रोकना पड़ा, और इस चीज़ को आज भी दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा माना जाता है, सबसे गहरा ड्रिलिंग माना जाता है। तो हमें पता चला कि 12 किलोमीटर नीचे जाने पे ही 180 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है क्रिएट हो रहा है, जबकि हमारे अर्थ का टोटल रेडियस ऑलमोस्ट 6300 किलोमीटर का है। तो सोचिए, थोड़ा और नीचे जाते तो क्या हो सकता था, राइट। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर जितना वो रिवोल्यूशन करती है बहुत तगड़ा हीट बनाती है। वो हीट जो है करंट क्रिएट करता है, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोर से निकल के 6300 किलोमीटर का रेडियस क्रॉस करके अर्थ क्रस्ट पे आके उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ माइल हमारे स्पेस में चली जाती है, राइट। और फिर वहाँ पे जाके आपका एक मैग्नेटोस्फीयर क्रिएट करती है, जो कि आपका कॉस्मिक रेडिएशन से प्रोटेक्शन करता है। तो आप सोच के देखिए कि कितना पावर होगा। हालांकि मैं इस चीज़ को गलत ही मानता हूँ कि कोर तक पहुँचने की जो कोशिश है रशिया की, हालांकि वो कोर तक नहीं पहुँचना चाहते थे, वो एक्चुअली सबसे गहरा गड्ढा खोद के टेम्परेचर देखना चाहते थे कि कहाँ तक हम लोग एक्चुअली जा सकते हैं, ठीक है। तो 12 किलोमीटर तक वो जा पाए थे। उनका वैसे शायद टारगेट 13.5 किलोमीटर तक का था,
खैर, हम लोग वापस आते हैं हमारे इस जियो मैग्नेटिज्म के टॉपिक के ऊपर। तो इस तरीके से हमारी जो क्रिएट होती है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कोर के अंदर जो गर्मी है, जो हीट है, उसका कन्वेक्शन होता है, करंट क्रिएट होता है और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है, उस तरीके से फिर बहुत सारे हमारे एरियाज़ बनते हैं जो कि हमारी प्रोटेक्शन कर लेते हैं। ठीक है साहब, लेकिन इसकी भी हमें जो सरफेस के ऊपर जो ऑब्जर्वेशंस है वो भी चेंज होती रहती है। यानी कि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, जो हमारी धरती के ऊपर मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो एक्चुअली फिक्स नहीं है सरफेस के ऊपर। जी हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर जो पोल है वो हर साल 10 किलोमीटर तक खिसक जाता है। इसके 2-3 इंपॉर्टेंट कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो गर्मी, जो हीट अंदर होती है, जिसकी वजह से अंदर जो करंट क्रिएट होता है, उसके अंदर आने वाला चेंज, मतलब अगर आपके कोर के अंदर करंट में चेंज आएगा तो आपके पोल्स में भी डिफरेंस आ जाता है, वो भी खिसक जाते हैं। राइट। दूसरा कारण ये है कि ये जो करंट बाहर निकलता है उसका आयनोस्फीयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आयनोस्फीयर से मेरा मतलब है अर्थ से तकरीबन 60 किलोमीटर बाहर से लेके 1000 किलोमीटर बाहर, मतलब जहाँ तक एटमॉस्फेयर का जोर रहता है, एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंस बना रहता है, उस पर भी इस करंट का जो है प्रभाव पड़ता है, मतलब अलग इफेक्ट पड़ता है। तो उसकी वजह से भी ये जो मेरे पोल्स होते हैं वो भी खिसक जाते हैं। राइट। तीसरा इसका कारण हो सकता है स्पेस एनवायरनमेंट में आने वाला चेंज, जो कि सोलर विंड, सोलर स्टॉर्म्स की वजह से आता है। जो मलबा हम लोग बाहर निकालते हैं, सैटेलाइट्स हो गए, रॉकेट्स हो गए, उसकी वजह से। राइट। तो इसका मतलब इन 3-4 कारणों की वजह से हमारे जो पोल्स हैं ये खिसकते रहते हैं। राइट। और इस चीज़ को हमारे साइंटिस्ट ने नाम दिया है पोलैरिटी रिवर्सल, यानी कि जो अर्थ है वो हमेशा कुछ लाख सालों के बाद अपनी पोलैरिटी चेंज करती रहती है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारा नॉर्थ पोल है, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, वहाँ पे एक्चुअली साउथ मैग्नेटिक पोल काम कर रहा है। जी हाँ, जहाँ पे नॉर्थ पोल है वहाँ पे साउथ मैग्नेटिक पोल काम कर रहा है, और जहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में जो साउथ पोल है वहाँ पे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल काम कर रहा है। यानी कि इन पोल्स की जो पोजीशन है वो चेंज होती ही रहती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड पोलैरिटी रिवर्सल। अब इसकी भी अपनी स्टडी है कि वहाँ के रॉक से स्टडी की जाती है, और भी कई तरीके हैं वहाँ की स्टडी करने के लिए। आप कहेंगे तो मैं पोलैरिटी रिवर्सल पे भी एक वीडियो बना दूंगा। तो इस तरीके से हमारी जो पोलैरिटी है वो बदलती रहती है। इसी के साथ साथ उनका कहना ये भी है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर 100 सालों में 5% तक वीक हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि उसकी जो स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है वो कम हो जाती है हर 5% तक। तो उनका मानना ये है कि अब से कुछ हज़ार सालों में या कुछ 1 लाख सालों में एक बार फिर से अर्थ अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगी, और उस टाइम पे हो सकता है थोड़ी देर के लिए हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो वैल्यू है वो 0 तक भी पहुंच जाए। राइट। तो उस टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे अर्थ के ऊपर, या फिर डायनासोर्स के टाइम पे जब पोलैरिटी चेंज हुई होगी तो क्या इफेक्ट पड़ा होगा, ये एक स्टडी का हिस्सा है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये जियो मैग्नेटिज्म जो है वो एक बहुत ही स्कोप वाला फील्ड है, और इसकी अंदर बहुत सारी स्टडीज़ है जो भी बाकी है। तो इस तरीके से हमारा जो जियो मैग्नेटिज्म का जो ब्रांच है वो एक्चुअली बहुत स्कोप वाला है। इसकी बहुत स्टडी बाकी है कि कैसे चेंज आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कौन सा पार्ट ज़्यादा मैग्नेटिक हमें लग रहा है, किस चीज़ को अभी ये फॉलो कर रही है, किस तरीके का ज्योमेट्री इसमें चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जियो मैग्नेटिज्म के ऊपर ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा, आपको पता चला होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, बहुत सारे आपके डाउट्स दूर हुए होंगे। इसके बाद भी आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ गलती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ हम आगे बनाते रहें तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, इसको शेयर कीजिए आगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।